मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लेसन नंबर 5 पढ़ाऊंगी साइंस में। ओके, क्लास 6 लेसन नंबर 5 इन सब्जेक्ट साइंस। हमारे लेसन का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। इसके बारे में हम क्लास के अंदर चर्चा कर चुके हैं। तो कोरोना के कारण अब हमारी आगे क्लासेस कंटिन्यू रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन कर रहे हैं आपके लिए। तो आप मन लगा के पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमने इसका जो लेसन है वो हमने क्लास में पढ़ लिया था। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर आज स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए क्वेश्चन। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए की आवश्यकता क्यों होती है। 2 उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन है हमारा, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। 2 उदाहरण लिखिए। तो बताइए, हमें किसी मिश्रण को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि जो उसमें अशुद्धियां होती है वो क्या हो जाए, अलग हो जाए और हमें शुद्ध पदार्थ मिल जाए, इसीलिए हम उसको पृथक करते हैं ना। तो हम अब इसका आंसर लिखेंगे। किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, ताकि हमें शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आपने मेरे साथ साथ इसको नोट कर लिया होगा। नहीं किया तो आप अभी जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो जब मैं आपको समझाऊं तब आप मेरे साथ साथ समझेंगे, और जब मैं आपको नोट कराऊं तो आप मेरे साथ साथ इसको नोट करेंगे। ओके बच्चों, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो इसको इरेज कर रहे हैं अभी हम।
निष्पावन से क्या अभिप्राय है? निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसका आंसर लिखेंगे अभी। तो निष्पावन क्या, हमने पढ़ा था लेसन के अंदर, निष्पावन जब हम हवा के द्वारा अशुद्धियों को अलग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निष्पावन। तो यही आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? गेहूं को छानने के लिए जब किसान इनका उपयोग करते हैं। जब गेहूं की फसल लगती है तो वो क्या करते हैं, जब गेहूं होता है वो उसको ऊपर से हवा में नीचे की तरफ उड़ेलते हैं, जिससे क्या होती है, जो अशुद्धियां होती है वो हवा के साथ साथ दूर की तरफ चली जाती है। तो किसान इसका उपयोग गेहूं से भूसे को अलग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ओके बच्चों, लिखेंगे अब इसके बारे में। पवन अथवा वायु के द्वारा, पवन अथवा वायु के द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधि, अवयवों को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन कहलाती है। अब इसके उपयोग लिख रहे हैं। निष्पावन का उपयोग, इसका उपयोग किसी मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। और मैंने आपको बोला था साधारण तो कौन उसका उपयोग करता है? किसान करता है। तो हम लिखेंगे साधारणतः किसान द्वारा इस विधि का उपयोग इस विधि का उपयोग अनाज से हल्के भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है, के लिए करते हैं।
निष्पावन है। पवन अथवा वायु के द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग किसी मिश्रण से हल्के अथवा भारी अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान द्वारा इस विधि का उपयोग अनाज से हल्के भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। नोट कर लीजिए बच्चों इनको। ओके बच्चों, इसको इरेज कर दो, आपने नोट कर लिया होगा। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। तो जरा बताओ बच्चों, पकाने से पहले दालों और किसी नमूने से भूसे एवं धूल के कण को कैसे पृथक करेंगे। बताओ बच्चों, हम लोग हमारे घर में जब मम्मी है जो दाल होती है कुछ भी होता है उसको पकाने से पहले है ना कैसे उसको पृथक करते हैं, हस्त चयन द्वारा, हाथों से उसको चुन के उसको पृथक करते हैं। तो इसमें भी पृथक करने की क्या विधि होगी, हस्त चयन होगी। तो हम लिखेंगे हस्त चयन, हाथों से चुन के, हस्त चयन मतलब हाथों से चुन के, हस्त चयन की विधि द्वारा, हस्त चयन की विधि द्वारा पकाने से पहले, हस्त चयन की विधि द्वारा पकाने से पहले, साथ साथ में लिखते रहना बच्चों, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण पृथक कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे, अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको उतार लीजिए। हस्त चयन की विधि द्वारा पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से हम क्या लिखेंगे, आपकी जगह पे यहाँ पे हम लगा लो, ठीक है ना। नमूने से हम भूसे एवं धूल के कण पृथक कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, हस्त चयन की विधि द्वारा पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से हम भूसे एवं धूल के कण पृथक कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, छालन से क्या अभिप्राय है, छालन से क्या अभिप्राय है। यह कहाँ उपयोग होता है। तो बच्चों आपने 3 नंबर क्वेश्चन लिख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखो और इसका आंसर करेंगे हम। मतलब बताओ छालन क्या होता है। छालन होता है, छलनी नहीं होती घर में आटा छलनी की जो छलनी होती है, उसको जब उसमें जब आटा डालते हैं, जो
बारीक बारीक जो आटा होता है वो तो नीचे निकल जाता है, जो ऊपर जो पत्थर या कंकड़ या कुछ भी भूसा है या फिर कुछ भी अगर बारीक बारीक कुछ भी रह गया है, बड़ा पत्थर वगैरह, तो वो उस चलनी के ऊपर आ जाता है और उस कचरे को क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, छालन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, छालन कहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज अभी लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इरेज करते हैं, आपने इसको कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे। तो इसमें पूछा गया था कि छालन क्या है, तो हम लिख रहे हैं छालन यह भी पृथक्करण की एक विधि है। करण की एक विधि है। इसमें छलनी के छिद्रों से महीन कण तो छनकर, महीन कण तो छनकर, महीन कण, महीन मतलब बारीक कण, ठीक है ना, महीन कण तो छनकर नीचे नीचे निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां जैसे कंकड़ पत्थर, क्या होगी बड़ी अशुद्धियां, कंकड़ पत्थर, जैसे बड़ी अशुद्धियां छलनी में ही रह जाती है, छलनी में ही रह जाती है। ये होता है हमारा क्षारक। इसका उपयोग लिखना है तो हम लिखेंगे, इसका उपयोग लिखेंगे ना, तो लिखेंगे यहाँ पे उपयोग। इसको इरेज करते हैं बच्चों, तो हम इसके उपयोग लिखेंगे निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद भी गेहूं में बचे पत्थर भूसे को दूर करने में किया जाता है, और एक लिख लो आटा, या फिर आटे में से ना, आटे की जगह लिख लो आटे में से कंकड़ पत्थर अलग करने में, आटे में से पत्थर अलग करने में किया जाता है, ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था कि छालन से क्या अभिप्राय है और उसके उपयोग लिखिए। तो हमने लिखा है कि भाई छालन क्या होती है, कि पृथक्करण की विधि है। इसमें छलनी के छिद्रों से जो महीन कण है वो तो छनकर क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तथा जबकि जो बड़ी अशुद्धि होती है वो छलनी के ऊपर रह जाती है, उसको क्या करते थे, बाहर फेंक देते। और इनका उपयोग क्या है कि भाई जो निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद जो गेहूं में जो कंकड़ पत्थर बच जाते हैं, भूसे को ना दूर करने में किया जाता है। अब निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद भी जो गेहूं होता है ना, उसमें जो कंकड़ पत्थर थोड़े बहुत बच जाते हैं ना, उनको दूर करने में भी इस छालन का उपयोग किया जाता है, और आटे में से कंकड़ पत्थर अलग करने में। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया अभी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
रेत और जल के मिश्रण, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। तो बच्चों रेत और जल का मिश्रण है, तो हमने लेसन में पढ़ा था कि अवसादन और निस्तारण द्वारा हम रेत और जल को आपस में अलग कर सकते हैं। कैसे? अवसादन के अंतर्गत क्या होता है कि रेत के कण पैंदे में नीचे तली पर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। और फिर जब वो तली में बैठ जाते हैं तो उसके बाद निस्तारण की प्रक्रिया द्वारा, अर्थात निस्तारण में क्या होता है कि हम जल को किसी दूसरे पात्र में उड़ेल देते हैं, जो नीचे बैठा हुआ जो रेत है या फिर जो भारी कण है वो नीचे बैठा रहेगा और पानी अलग पात्र में हम निकाल लेंगे। और इस प्रकार से हमने पानी को और रेत के कणों को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो हम कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पानी और रेत के कणों को अलग कर पाएंगे? अवसादन और निस्तारण द्वारा। ओके बच्चों, तो मेरे साथ साथ आप आंसर लिखेंगे। आप सबको समझ आ गया? तो अब हम आंसर लिखेंगे। हम लिखेंगे अवसादन और निस्तारण द्वारा, अवसादन और निस्तारण द्वारा रेत और जल के मिश्रण को, रेत और जल के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। आगे लिखेंगे अवसादन के प्रक्रम में रेत नीचे तली में बैठ जाएगी, नीचे तली में बैठ जाएगी तथा रेत नीचे तली में बैठ जाएगी तथा निस्तारण तथा फिर निस्तारण करेंगे, ठीक है ना। तथा फिर निस्तारण प्रक्रम में दूसरे पात्र में जल को निकाल लेंगे तथा तली में बैठे रेत के कण पात्र में पड़े रहेंगे। इस प्रकार रेत तथा जल को पृथक कर लेंगे। लिख लीजिए बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आगे।
हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आटे तथा चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप कैसे करेंगे? तो हमारे पास क्वेश्चन आया है बच्चों कि आटे तथा चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप कैसे करेंगे? ये बोल रहा है कि भाई आटे और चीनी के मिश्रण से क्या आप चीनी को पृथक कर सकते हैं, और अगर पृथक कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? तो आप बच्चों बताओ, हम पृथक कर सकते हैं ना? आटे और चीनी के मिश्रण से हम चीनी को आराम से पृथक कर सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? छानन विधि के द्वारा हम आटे से चीनी को पृथक कर सकते हैं। जो छलनी आती है छानने वाली, उससे जब हम आटे और चीनी के मिश्रण को छानेंगे तो आटा तो नीचे निकल जाएगा और चीनी उस छन्नी के ऊपर रह जाएगी। इस प्रकार हम छानन विधि के द्वारा आटे और चीनी को पृथक कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे छानन के द्वारा आटे तथा चीनी के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। ओके बच्चों, पृथक कर सकते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए आराम से। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम इसको इरेज कर दें बच्चों? ओके, फिर इसको इरेज कर देते हैं। तो हम अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पंकिल जल मतलब जो गंदा पानी होता है, ठीक है ना? पंकिल जल की किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो हमारा क्वेश्चन है कि भाई पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल जल का मतलब हमारा उसका है कि भाई गंदा पानी होगा ना, गंदे पानी के नमूने से हम स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए भी क्या होता है, एक मेथड होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत पहले हम अवसादन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारा पानी होता है, पंकिल जल होता है, उसको एक पात्र में या गिलास में लेते हैं, फिर उसको कुछ देर के लिए शांत छोड़ देते हैं। शांत छोड़ेंगे तो क्या होगा, अवसादन की प्रक्रिया होगी। अवसादन के अंतर्गत क्या होता है, जो भारी कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो पानी होगा वो ऊपर की ओर रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो पानी ऊपर की ओर आए उसको अब निस्तारण प्रक्रिया करेंगे उस पानी की। तो निस्तारण के अंतर्गत हम उस पानी को जो ऊपर रह गया है, जो परत रह गई है पानी, उसको क्या करेंगे, दूसरे पात्र के अंदर या दूसरी ग्लास के अंदर उड़ेल देंगे। उड़ेलने के बाद अगर फिर भी वो पानी अगर गंदा है तो उसको क्या कर लेंगे, हम फिल्टर पेपर से छान लेंगे उस पानी को, जिससे फिल्टर पेपर से छानने के बाद वो पानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। तो इस प्रकार हम
स्वच्छ जल प्राप्त कर सकते हैं। कौन से पानी से? पंकिल जल से हम स्वच्छ जल प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम इसका आंसर लिखे। अभी आपको समझ आ गया होगा सबको, तो हम अब इसका आंसर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, पहला पॉइंट है, इसको पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे भाई, सबसे पहले पंकिल जल को कुछ देर के लिए रख देंगे, जिससे अशुद्धियां या भारी कण नीचे तली में बैठ जाएंगे। अतः अशुद्धियों का अवसादन हो जाएगा, ठीक है। अशुद्धियों का क्या हो जाएगा? अवसादन हो जाएगा। वो आपको शायद वहां दिख नहीं रहा, मैं मिटा के नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। हो जाएगा, वो क्या है, वो हो जाएगा, ठीक है। अब हम 2 नंबर पॉइंट लेंगे। 2 नंबर पॉइंट क्या है? विस्तारण वाला आएगा। तो हम लिखेंगे, तो जो ऊपरी, हम लिखेंगे ऊपरी परत स्वच्छ जल की प्राप्त होगी, जिसे निस्तारण द्वारा दूसरे बर्तन में अलग कर लेंगे, ठीक है। थर्ड है, मैंने बताया था कि जो पानी है अगर वो फिर भी अशुद्ध रह जाता है तो क्या करेंगे? फिल्टर पेपर से उसको छान लेंगे। तो हम आगे लिखेंगे, दूसरे गिलास का जल कुछ पंकिल होने पर, मतलब गंदा होने पर, कुछ पंकिल होने पर इसे फिल्टर पेपर से छान लेंगे। अर्थात इसको फिल्टर पेपर से छानने को हम क्या बोलेंगे? निस्यंदन। क्या बोलेंगे? हमने पढ़ा था ना लेसन में, फिल्टर पेपर से छानने को क्या बोलेंगे? निस्यंदन। तो बोलेंगे अर्थात निस्यंदन करेंगे, निस्यंदन करेंगे, जिससे स्वच्छ जल प्राप्त हो जाएगा, जिससे स्वच्छ जल प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर क्या है? रिक्त स्थान। अभी हम वो करेंगे, तो जब तक आप इसको लिख लीजिए आराम से।
ओके चलो इसको इरेज कर देते हैं अभी, क्योंकि अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा रिक्त स्थान। क्या है बच्चों? रिक्त स्थान। तो इसमें लिखा है कि भाई पहला रिक्त स्थान है धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को डैश कहते हैं। जो धान होता है, जो धान की जो डंडियां होती है उससे धान अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बच्चों? बताओ। थ्रेसिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? थ्रेसिंग। ठीक है ना। उससे क्या हो जाता है, जो धान की जो डंडियां होती है उससे क्या हो जाता है, धान अलग हो जाता है। तो हमारा पहला जो रिक्त स्थान है वो उसका क्या है? थ्रेसिंग है। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, पर आप लोग बुक से देख के पूरा लाइन लिखेंगे। पूरा लाइन लिखने के बाद जो बीच में स्पेस बच जाता है उसके अंदर थ्रेसिंग लिख देंगे। ठीक है ना। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, जो भी लाइन होगी वो पूरी आपको लिखनी है। ओके बच्चों, ध्यान से लिखना जरूर। पहला क्वेश्चन नंबर 8 डाल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये लिखना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो क है उसमें लिखना धान और डंडियों के पृथक्करण से डैश के द्वारा पृथक। तो थ्रेसिंग लिखोगे। क्या लिखोगे बीच के अंदर? मैं आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बता रही हूँ, उसके क्वेश्चन लिखोगे आप। अगला क्वेश्चन है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। जब ना किसी एक कपड़े पर हम दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई इसके ऊपर रह जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? बताओ बच्चों, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? निस्यंदन। क्या बोलेंगे इस प्रक्रिया को? निस्यंदन। ठीक है। तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, क्वेश्चन लिखने की जिम्मेदारी आपकी है इसमें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ग, समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भाई समुद्र के जल से नमक कौन सी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करेंगे? बताइए जरा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? वाष्पन के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? वाष्पन के द्वारा। इसको अपने बुक के अंदर भर लो और फिर उसके बाद आप लोग कॉपी में उतार लेना। अब हमारा ख है, ग से घड़ी वाला ग है। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को बताओ क्या बोलेंगे? निस्तारण। कौन सी प्रक्रिया बोलेंगे? निस्तारण। तो क्या हो जाएगा? निस्तारण। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 9? क्या है? राइट रॉन्ग है। राइट रॉन्ग है ना। तो अब इस राइट रॉन्ग को हम करेंगे, तो इसके अंतर्गत मैं सेम आपको वही करना है। आपको क्वेश्चन खुद से लिखना है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी। आप अभी अपने बुक में भर लीजिए, फिर ये वीडियो देखने के बाद आप उसको कॉपी में उतार लेना। अभी आप जो भी आंसर बना रहे हो आप इसको डायरेक्ट किसमें भर लीजिए? बुक में भर लीजिए। ठीक है। हम ऐसे ही कराएंगे आपको रिक्त स्थान और राइट रॉन्ग। ठीक है, ताकि ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप है ना आराम से इसको देख लो और समझ भी लो। ठीक है। तो हमारे क्या है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। सत्य असत्य? असत्य। क्या लिखेंगे? ये क्या है? असत्य है। जो हमारा क है, जो हमारा क है वो क्या है? असत्य है। जो ख है वो है हमारा क्वेश्चन है, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं? नहीं, ये भी क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। अगला है हमारा, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक कर निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है, निस्यंदन द्वारा तो पृथक करते हैं। जो छलनी होती है वो क्या करती है? फिल्टर पेपर का काम करती है उसके अंतर्गत, और चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है और नीचे क्या आ जाता है? चाय आ जाता है। अनाज और भूसे का पृथक निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है? गलत। निस्तारण प्रक्रम के द्वारा कैसे करेंगे? इसको कौन सी विधि के द्वारा करेंगे? निष्पावन विधि के द्वारा करेंगे। तो इसका ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो हम लोग नहीं करेंगे। तो अब हमने लेसन नंबर 5 के हमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर क्या कर लिए हैं? अच्छे से आराम से सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। लेसन नंबर 5 के आप लोगों ने पूरे नोट कर लिए हैं। ठीक है। तो हमारा लेसन नंबर 5 आज कंप्लीट हो गया है। आप सब लोगों को कैसा लगा? समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।